चलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी इस वीडियो के अंदर में। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपका जो है पूरा का पूरा बीसीआर कवर करने वाला हूँ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, बीसीआर पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। टारगेट रहेगा मैं मेरा जितना जल्द से जल्द इस वीडियो को खत्म कर सकूँ उतना जल्द से जल्द करूँगा, क्योंकि अगेन एक क्विक रिवीजन रहने वाला है आपके बीसीआर का। ये नोट्स अगर आप आपके एग्जाम में जाने से पहले आप रिफ़र कर लोगे एक बार तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये वही नोट्स है जो कि मैंने मेरे एग्ज़ाम के वक्त जो है यूज़ किए थे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये नोट्स। अगर ऐसे आपने खुद से बनाए हुए तो आपको तो और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज आपने खुद से बनाए हुए। और अगर नहीं बनाया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने आपके आपके लिए बना के रखे हुए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 कम्युनिकेशन के स्टार्ट में। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कवर किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम लोग को जो है क्लियर रहना चाहिए। हमारा जब हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके अंदर हमको क्लियर रहना चाहिए। बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देख रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाता है क्लियर। क्लियर के अंदर हम लोग जो है हमको हमारा पर्पस जो है क्लियरली जो है स्टेट करना चाहिए। उसके बाद आता है कंसाइज। कंसाइज क्या है? कंसाइज मतलब कि ब्रीविटी इज द एसेंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है ब्रीविटी एक एसेंस है, और आपका जो है बिजनेस कम्युनिकेशन को हम लोग शॉर्ट में बीसी बुलाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट रहना चाहिए हमको कम्युनिकेट करते हुए। कंटेंट शुड बी टैंजिबल। टैंजिबल रहना चाहिए। कोहेरेंट। कोहेरेंट के अंदर में हम लोग जो है सीक्वेंशली ऑर्गेनाइज किया चाहिए, कर हम लोगों ने किया हुआ रहना चाहिए। हमारे कम्युनिकेशन करते वक्त जितना भी हमारा जो भी कंटेंट रहेगा जो कि हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको हम लोग सीक्वेंशली ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए हमको, एंड लॉजिकली उसको जो है प्रेजेंट करना चाहिए हमारे इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद आते हैं कंप्लीट। कंप्लीट के अंदर हमको सारे के सारे फैक्ट्स जो है उसको कन्वे करना चाहिए, एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रिसिपिएंट। जो भी इन्फॉर्मेशन रिसिपिएंट को रिक्वायर्ड है वो अपन ने जो है पूरी पूरी उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए। कर्टियस। कर्टियस के अंदर हम लोग जो है सेंडर जो आपको पोलाइट रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए सेंडर को, कंसिडरेट रहना चाहिए, ओपन एंड ऑनेस्ट रहना चाहिए रिसीवर के साथ में। उसके बाद आते हैं लिस्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। लिस्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के अंदर आते हैं फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड हिज एजेंडा। इंडिविजुअल पे फोकस करो और उसके एजेंडा पे फोकस करो। फोकस एंड अटेंशन अगला पॉइंट अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज फोकस एंड अटेंशन पे आप लोग लिख सकते हो। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। मैनेजिंग योर एंड अदर्स इमोशन हेल्प्स इन स्मूथ इंटरेक्शंस एंड ब्रेकडाउन्स ऑफ कम्युनिकेशन। काफ़ी स्मूथली आप इंटरेक्ट कर पाओगे अगर आप अपने और सामने वाले दोनों के इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर पे। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? तो इट रिफर्स टू द मेथड एंड पैटर्न यूज बाय द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पास information to the employees. Network helps managers to create various types of communication flow. आपके मैनेजर्स को जो है वेरियस टाइप के कम्युनिकेशन फ्लो बनाने के लिए ये लोग हेल्प करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क, सॉरी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क पैटर्न्स की तरफ पे। अगर आप देखोगे तो एग्जाम के अंदर डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे नीचे कवर किए हुए, और आपको अच्छे से इसको डिफाइन भी करना होता है। तो सबसे पहले एक एक देख लेते हैं हम लोग पैटर्न को। सबसे पहले आता है वर्टिकल। आपका वर्टिकल नेटवर्क आता है, इसमें सबसे पहले फॉर्मल नेटवर्क होता है। ये मैंने मेन पॉइंट्स दिए हुए जो जो आपको रिकॉल करने में काम आएगा, इसके अंदर का कंटेंट आपको क्या लिखना है उसके हिसाब से। सबसे पहले आता है वर्टिकल पैटर्न। वर्टिकल पैटर्न के अंदर में क्या होता है? तो फॉर्मल नेटवर्क होता है बिटवीन हायर रैंकिंग एम्प्लॉय एंड अ सबऑर्डिनेट। टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, इमीडिएट फीडबैक आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आते हैं सर्किट नेटवर्क के अंदर में। तो सर्किट नेटवर्क के अंदर क्या होता है? तो दो पीपल होते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेट बाय सेंडिंग मैसेजेस एंड फीडबैक एंड फॉर्म अ सर्किट। अगर आप देखोगे तो इसका मैं डायग्राम भी नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो सर्किट नेटवर्क बीच में डायग्राम है जहाँ पे आप फीडबैक भेज रहे हैं, फीडबैक भेज रहे हैं, एंड फिर वहाँ से जो है मैसेज आ रहा है, और फिर फीडबैक जा रहा है हमारे यहाँ से। तो ए हमको मैसेज भेज रहा है एंड बी यहाँ पे फीडबैक दे रहा है। तो यही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर जो है दे कैन बी एट सेम हायरार्की लेवल। सेम हायरार्की लेवल पे भी कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद आते हैं चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क के अंदर आपका जो है चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द सीनियर टू जूनियर। सीनियर से जूनियर एक चेन ऑफ कमांड बनता है। वन ऑफ द ड्रॉबैक इज इट टेक्स टाइम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर। कम्युनिकेशन क्लियर भी नहीं होता है, एंड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन। उसके बाद आते हैं व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क के अंदर जो है सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जिसके पास जो है इंस्ट्रक्शन होता है सारे एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। मतलब एक ही बंदा रहेगा जो कि सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह को इंस्ट्रक्शन वगैरह देगा व्हील नेटवर्क के अंदर में। ऑल एम्प्लॉयज़ गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लीडर एंड डायरेक्टली रिपोर्ट टू हिम और
और जो भी लीडर रहेगा उसको वो लोग डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। एफिशिएंट फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये। उसके बाद आता है स्टार नेटवर्क के अंदर हैज़ मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन बिटवीन ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स के बीच में जो है ओपन रहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। प्रोपागेट्स ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे जीडी ग्रुप डिस्कशंस को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। वेर टीम वर्क इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके सारे के सारे आप डायग्राम्स जो है आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको मतलब मोस्टली ऐसा एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे नेटवर्क को वो लोग बोलेंगे डिफाइन करो, XYZ नेटवर्क उठा देंगे और उसके साथ में आपको डायग्राम भी वो लोग पूछते हैं। तो नहीं भी पूछोगे आप बना के आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न के ऊपर में। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न के अंदर जो है वर्टिकल आता है, हॉरिजॉन्टल आता है, डायगोनल आता है, 3 तरह के पैटर्न आते हैं। और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन फ्लो कवर किया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो आप देखोगे तो वर्टिकल के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल के अंदर कम्युनिकेशन इज डन बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एट द सेम लेवल, जो कि सेम लेवल पे रहते हैं उन दोनों पार्ट्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन होता है हॉरिजॉन्टल के अंदर में। और डायगोनल के अंदर में तो क्रॉस फंक्शनल बिटवीन एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं डायगोनल के अंदर में। उसके बाद आता है कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो है सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल कि आपका कम्युनिकेशन चैनल क्या रहेगा। तो सबसे पहले आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। आपको जो भी इंटेंडेड मैसेज है जो कि आप डिलीवर करना चाहते हो उसके अंदर आप वर्ड्स और लैंग्वेज का आपका जो है इस्तेमाल करते हो। इट इज़ एन एसेंशियल फॉर फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपके फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। इट कैन बी डन ईदर इन रिटर्न और ओरल। आप रिटर्न में भी कर सकते हो, ओरल में भी कर सकते हो। ओरल में करोगे तो आप स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज बाय द स्पीकर। आपका जो स्पीकर टोन यूज कर रहा है और स्पीच कितनी क्लियर है उसके ऊपर इफेक्टिवनेस जो है डिपेंड करेगा। उसके बाद आते हैं ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर बात छिड़ा है तो हमने उसके एसेंशियल्स भी मैंने यहाँ पे डाल के रखे। तो एसेंशियल क्या बनते हैं आपके ओरल कम्युनिकेशन के? तो सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड कन्वर्जेशन, स्पोकन ग्रामर, वोकैबलरी, नोटिसिंग लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, फेस टू फेस और वीडियो इंटरव्यू। यहाँ पे मैंने जो है इसका जो है आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर में, बट इतना मेरे को नहीं लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के इससे। लेकिन आपको ज़रूर 1-2 बार देख के जाना चाहिए। मेरे को ऐसा कुछ पॉइंट लगा नहीं कि मैं इधर डाल दूँ, तो इसके लिए मैंने सिर्फ हेड पॉइंट्स ही रखे हुए है इस पार्ट के लिए। बट आप एक बार मॉड्यूल जो है चेकआउट कर लेना, इतना वो नहीं है, मतलब आप खुद से भी लिख सकते हो इसमें। उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है? तो इट इज़ डन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, वर्डलेस मैसेज आप भेजते हो और रिसीव करते हो, जिसके अंदर अलग अलग जो है टाइप्स दिए हुए, जैसे कि फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। तो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? एन इंडिविजुअल बॉडी लैंग्वेज दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, स्टांसेस हो गए, गेस्चर्स हो गया, टचेज हो गए एंड अदर फिजिकल सिग्नल्स कंस्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। आई गेस मेरे अटेम्प्ट में आया था, पता नहीं। इट रिफर्स टू अ वे यू से, आप कैसे बोलते हो एक पर्टिकुलर चीज़ को, उसको जो है पैरा लैंग्वेज रिफर करती है, रादर देन एक्चुअल वर्ड्स। आप क्या बोल रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे उसको बोल रहे हो, कैसे आप डिलीवर कर रहे हो, वो आपका जो है पैरा लैंग्वेज होता है। इट कंप्राइजेज 38% ऑफ कम्युनिकेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 38% याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना, लेकिन लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद आता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? तो आपके आर्ट फॉर्म सच एज डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, स्कल्पचर्स वगैरह बनाना वगैरह, म्यूजिक्स आर ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी आपके कम्युनिकेशन के जरिए। इट इज डिस्टिंक्टली कन्वेज द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ आर्टिस्ट। आपके आर्टिस्ट के जो है थॉट्स को ये कन्वे करते हैं। उसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस आप कैसे जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग नोटिस अबाउट अ पर्सन। अ वेल ड्रेस्ड एंड ग्रूम्ड पर्सन इज presumed to be organized and methodical। प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी वीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वेर एज अ स्लोपी और शैबी पर्सन फेल्स टू मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन। देयरफॉर ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली इन ऑल फॉर्मल इंटरेक्शंस इज एम्फसाइज। आपको जो है रिकमेंड किया जाता है कि अच्छे से आपको अप्रोप्रिएटली ड्रेस करना चाहिए। द ड्रेस कोड इन द ऑफिस जनरली फॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अपीयरेंस वाले पार्ट को। इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल सूट्स, ट्राउजर्स विद प्लेन वाइट और लाइट कलर्ड शर्ट्स एंड लेदर शूज, ब्राइट कलर जीन्स, टी शर्ट्स स्पेशली विद स्लोगन्स एंड अदर इनफॉर्मल वेयर आर not allowed. Sorry. For women, formal two-piece trousers or skirt sets or formal ethnic wear like sari is permissible. उसके बाद आते हैं सिम्बल्स के अंदर जो है सच एज रिलीजियस और सेक्टरियन सिम्बल्स।
प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एडजस्ट करेंगे ना। उसके बाद आते हैं तीसरे हमारे टाइप की तरफ जो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, तो थ्रू विजुअल एड सच एज साइंस, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइंस, इलस्ट्रेशन, कलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज यूजुअली रीइंफोर्स रिटर्न कम्युनिकेशन न। इधर हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके कम्युनिकेशन चैप्टर का जो है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉर्मली 2-2 मार्क के आपको जो है BCR में क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे जो पार्ट रहता है। आपको बस थोड़ा सा रिकॉल कर देना है, ये नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इजी आपके 2 मार्क्स जो है आप आपके हाथ के, आप उसको जाने मत देना। तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें से एक जो क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहला आता है फिजिकल के अंदर आपका नॉइस आ गया, आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ गया, डिस्टेंट लोकेशन आ गया, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर लैक ऑफ प्रॉपर चेन ऑफ कमांड इन ऑफिस, गैप्स इन हायरार्की क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, तो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, अनक्लियर जार्गन होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसकी वजह से आपका जो है बैरियर बनता है ये एक। फिर आता है कल्चरल बैरियर के अंदर में क्या होता है, तो दे हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। सब हर एक के जो है डिफरेंट कस्टम्स होते हैं और वो आपके मिसकम्युनिकेशन को लीड कर सकते हैं। तो ये भी एक बैरियर बनता है, कल्चरल बैरियर। उसके बाद आता है इमोशनल, वन ऑफ द चीफ बैरियर एंगर। ये आपका इमोशनल बैरियर एक वन ऑफ द चीफ बैरियर रहता है, जिसके एंगर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मिसट्रस्ट, सस्पिशन ऑफ इंटेंशंस, जेलेसी, किसके क्या इंटेंशन से पता नहीं रहता। तो एक इमोशनल बैरियर भी आपका जो है रहता है। उसके बाद आता है एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर के अंदर क्या होता है, तो पर्सनल एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके जो पर्सनल एटीट्यूड्स है वो अफेक्ट कर सकते हैं आपके कम्युनिकेशन को within an organization. A proactive, motivated worker will facilitate the communication process, whereas a dissatisfied, disgruntled, shy, introvert or lazy employee can delay, hesitate in taking the initiative or refuse to communicate. अगर अच्छा एक मोटिवेटेड बंदा है तो अच्छे से कम्युनिकेट करेगा। वैसे दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो अगर एक डिससेटिस्फाइड, डिमोटिवेटेड बन जाए, तो अगर इंट्रोवर्ट बंदा है तो वो ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करेगा। Attitude problems can be addressed by good management and regular interaction with staff members. स्टाफ मेंबर्स के साथ आपको जो है रेगुलर इंटरेक्शन करना चाहिए और अच्छे से मैनेजमेंट जो है आपका होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो है एटीट्यूड बैरियर को आप ओवरकम कर सकते हो। उसके बाद आता है परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर के अंदर क्या होता है, तो द सेम कंटेंट इज सीन एंड इंटरप्रिटेड डिफरेंटली बाय 2 people। वही है, मतलब अगर मैं इधर 6 रख दूँ तो तुमको उधर से 9 दिखेगा, मेरे को 6 दिखेगा, तो वैसी वाली बात रहेगी। तो परसेप्शन बैरियर आता है, तो द सेम कंटेंट इज सीन एंड इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय 2 people एंड देयर इन लाइज द रूट कॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कि आपका इल हेल्थ हो गया, पुअर आईसाइट हो गया, फिर हियरिंग प्रॉब्लम्स हो गया, कैन बी हर्डल्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है, तो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कम्युनिकेशन मोड्स आर प्राइमरीली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड एंड न्यू फॉर्मेट्स इमर्ज एवर सो फ्रीक्वेंटली। बहुत ज़्यादा आपका जो है फ्रीक्वेंटली यहाँ पे रैपिड चेंजेस होते रहते हैं। एनीवन हु इज़ नॉट टेक फ्रेंडली स्ट्रगल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय द मीडियम। अगर कोई भी टेक फ्रेंडली नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। उसके बाद आता है लास्ट, जेंडर बैरियर, जो कि अगर आप लिस्ट देखोगे मॉड्यूल में जाके तो ये उधर कवर नहीं है, लेकिन मेरे को एक कोई तो भी आंसर में मिला था तो मैंने उसको यहाँ पे कवर किया हुआ है। जहाँ पे जो बेसिकली आपका जो मेन है, मेन को जो है डिफ़िकल्टी थोड़ी सी होती है आपके वुमेन से ऑर्डर कमांड्स वगैरह लेने के लिए। इसको हम लोग ट्रेडिशनल माइंडसेट बोलते हैं। तो ये ऐसा पता नहीं रियल में होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है एक आंसर में दिया हुआ तो मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग एंड बिहेवियर। तो आपका यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 के तरफ पे। चैप्टर 2 के अंदर आप देखोगे तो मेजरली ग्रामर का जो है यहाँ पे चीज़ कवर किया गया है। अलग अलग सेंटेंसेस यहाँ पे कवर किए, जैसे कि आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 कैसे कवर किया हुआ है, तो कुछ मेन पॉइंट्स जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत जाती थी, तो मैंने उनको पॉइंट्स को जो है एक पेपर पे लिख के रख दिया था कि भाई इसका जो है ऐसा चेंज होता है। बिकॉज देखो, आप भी तुम लोग टेक्निकल खोजने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो रादर भाई जितना जो समझ में आ रहा है, जैसे जा रहा है, उसको अपन ने कर लेना चाहिए, रादर कोई भी नई चीज़ में या फिर किधर भी नई जगह दिमाग लगाने के लिए। वैसे भी ये लास्ट अटेम्प्ट है और BCR इसके पास जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा तुम बोल सकते हो
मतलब रट्टा वाला पार्ट हो जाएगा। बट अब एंड टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग टेक्निकल घुस के समझे एक एक चीज़ को, समझ भी सकते हो, बट मैं यहाँ पे जो है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कवर किया था मैं वैसे ही इधर भी चलूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को लगे उसके रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रखे वो मैंने यहाँ पे सामने रख दिए हैं। उसको अपन एक बार स्टडी कर लेंगे तो एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप आपके जो भी एक्सरसाइज है मॉड्यूल वगैरह की या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक है, अगर आप उसको जाके सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें पता लग जाएगी कि कैसे क्या जो है सेंटेंस वगैरह फ्रेम हो रहे हैं। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप थोड़ा ये पार्ट समझ लो जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। और उसके बाद आप क्वेश्चंस करो, मल्टीपल अच्छे खासे क्वेश्चंस करना। हाथ के मार्क्स यहाँ पे एक एक मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका एग्रीगेट बनाने में। तो इधर हम लोग जो है चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। ऐसे मिक्स रैंडमली पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपका कैन का जो है कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का मस्ट हो जाता है, आपका आर का जो है इफ हो जाता है। एंड आंसर आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा पास्ट टेंस में करना है, ये बात आपको जो है याद रखनी है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है यहाँ पे। सूची आस्क्ड सुनील आर यू इंटरेस्टेड टू विजिट टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था ऊपर की आर का इफ हो जाता है, तो नीचे देखना सूची आस्क्ड सुनील इफ ही वॉज इंटरेस्टेड टू विजिट टेम्पल, अगर वो इंटरेस्टेड था टेम्पल विजिट करने में तो उसको जो है आर को हमने इफ से रिप्लेस किया और उसको थोड़ा सा पास्ट टेंस में जो है हम लोग लेके गए और ऐसा बताया कि भाई उसने उसको पूछा था, ठीक है, उसने उसको पूछा, ऐसा आपको जो है पास्ट टेंस में उसको जो है बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच जब आप कर रहे हो तो उसको लेके जाना पास्ट में। उसके बाद आता है ही सेड वेल डन, यू हैव डन वेल, ठीक है। तो इसका आप लोग कैसे करोगे, तो ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, कि उसने बहुत ज़्यादा अच्छा करा। और ये एक मैंने जो है रैंडम एग्जांपल मेरे को लगा इनडायरेक्ट स्पीच से आपको जो है इधर अपन ने नोट्स में कवर करना चाहिए, बिकॉज ये नोट्स मैंने बनाए हैं आपके 1.5 डेज के, इससे कि भाई आप जब आप 1.5 दिन में हो गए तो 1.5 दिन में तो आप टेक्निकल घुस के सारा कुछ कवर नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम में आपको जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कवर किया है। उसके बाद है इन पैसिव वॉइस के अंदर आपका जो शुड है वो वुड बन जाता है। तो एग्जांपल लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, द कस्टमर शुड रिसीव द डिलीवरी बाय फ्राइडे, द डिलीवरी वुड बी रिसीव्ड बाय द कस्टमर बाय फ्राइडे। तो मेन मैंने आपको कीवर्ड बताया कि भाई शुड का वुड हो रहा है, आगे पीछे का उसका कैसे वो सेंटेंस घूम रहा है वो आपको थोड़े थोड़े आप जैसे जैसे समझ करोगे इतनी तो अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से सबके पास रहेगी कि आपका हो जाता है, मतलब इतना दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद आता है नीचे एक और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है कि भाई कोई भी वर्ड रहेगा उसके लास्ट में आईएनजी लगा हुआ रहेगा, तो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो वॉज बीइंग में आपको कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है सम स्टूडेंट्स वर हेल्पिंग द लेमैन, तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो लेमैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंटेंस घुमाने पड़ेंगे और मेन जो हेल्पिंग को अपन ने वॉज बीइंग कर दिया, तो ये जिसके टेंसेज वगैरह तगड़े है वो भाई निपट जाएगा। और जो नहीं है तो इन नोट्स के सहारे तुम लोग निकल सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेना। उसके बाद आते हैं अगला हु एंड क्वेश्चन मार्क, अगर आपको किस पर्टिकुलर इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में तो आप उसको जो है बाय हुम करके कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल दिया हुआ है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है हु डिड दिस, किसने किया ये, तो बाय हुम वॉज दिस डन, तो आपको जो है हु को आपने रिप्लेस कर दिया बाय हुम और उसको पास्ट में ले गए वॉज दिस डन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो है हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे कि एग्जांपल ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो इसका आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यही रहेगा। उसके बाद आता है एक्टिव वॉइस के अंदर आपका अगर सिंस है तो सिंस का सिंस ही रहेगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा और कुड का कैन हो जाएगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एग्जाम्पल द टेस्ट मस्ट बी कम्प्लीटेड बाय यू इन 1 आवर, यू मस्ट कंप्लीट द टेस्ट इन 1 आवर, तो आपका मस्ट और मस्ट चेंज नहीं हुआ, वो मस्ट का मस्ट ही रहा है। तो मेरे को ऐसा कंफ्यूज होता था बड़ा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट रखा है। अगर ग्रामर के इससे मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर आपको जो है क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व नहीं किए हुए इतने तो क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, आपको जो है बनते जाएगा, इतना कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। और जितना मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था मैंने उस हिसाब से यहाँ पे कवर किया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग राइटिंग स्किल्स के तरफ पे। राइटिंग स्किल्स अगेन मैंने यहाँ पे जो है जितने भी फॉर्मेट बेस्ड आपके टॉपिक रहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे पूरे के पूरे कवर किए हुए। तो एग्जाम से पहले अगर आप इन फॉर्मेट्स को देख के जाते हो
तो मेन बॉडी के अंदर का कंटेंट अगर आप एक दो राइटिंग्स की खुद से लिख के प्रैक्टिस कर देते हो तो आपका जो है काम हो जाएगा। बस फॉर्मेट आपको जो है अच्छे से दिमाग में रखना है। तो इधर मैंने फॉर्मेट कवर किए हुए और इसके अंदर के कैसे आपको बॉडी में स्टार्ट करना है, कैसे आपको एंड करना है, बिकॉज बीच का कंटेंट तो अपन भर देते, स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है इधर अपन अटकते, तो वो भी मैंने पार्ट यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिज्यूम कवर किया हुआ है, रिज्यूम के साथ आपका एक कवर लेटर भी जाता है तो उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया, और नॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी सिमिलर है काफ़ी। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा टू मैनेजर HR वगैरह, ऐसा आप लिख सकते हो। जो जितना भी ग्रीन में मैंने पार्ट लिखा है वो जस्ट एक एग्जाम्पल है आपकी समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़। ABC TV, फिर FHG एक नॉर्मल मैंने एड्रेस यहाँ पे जो है आपको बताया हुआ है 2 के बाद। उसके बाद आपका जो है सर मैम करके आप सामने वाले बंदे को जो है एड्रेस करोगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद फिर आपकी बॉडी शुरू होगी। अब बॉडी के अंदर आपको जो है शुरुआत कैसे करना है, तो आप जो है ग्रीटिंग्स के साथ शुरुआत कर सकते हो। ग्रीटिंग्स, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ, जिस भी पोजीशन के लिए आपको जो है एडवर्टीजमेंट आया रहेगा, आपको जो है बोला रहेगा भाई एडवर्टीजमेंट आया, एडवर्टीजमेंट के अंदर ये पोजीशन के लिए आपको जो है अप्लाई करना है, तो लेटर लिखो, साथ में रिज्यूम अटैच करके भेजो। तो आपको जो है बताना पड़ेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट है इस पोजीशन में जिसका आपने एप्लीकेशन के लिए जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह डाला हुआ, ये आपको जो है ऐसे करके ग्रीटिंग्स डाल के शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं लास्ट लाइन आपकी बॉडी की क्या होनी चाहिए। तो लास्ट लाइन आपको जो है ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पे आपका कवर लेटर भी वो लोग मांग रहे हैं आपसे और रिज्यूम भी मांग रहे हैं, तो आपको लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी आपके कवर लेटर की, माई डिटेल रिज्यूम इज अपेंडेड ईयर विद फॉर योर परस्यूअल, कि आपके जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके जो है मेरे मतलब रिज्यूम के अंदर बेसिकली आप अपने बारे में बता रहे हो और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड है आपकी, तो उसके लिए आप जो है ये लाइन लास्ट में जो है ज़रूर आपके कवर लेटर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा और आपका जो है सेंडर जो भेजने वाले का एड्रेस है वो आपका आखिर में आ जाएगा। तो आपका ये कवर लेटर का फॉर्मेट होता है। उसके बाद आता है आपका रिज्यूम का फॉर्मेट। रिज्यूम का फॉर्मेट अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल है, जितने भी मल्टीपल रिज्यूम्स मैंने देखे उसका मैंने जो है कंसाइज करके एक पूरा एक ये निकाल दिया। कवर लेटर और रिज्यूम आप ये देख लो, उसके बाद एक आधा कोई आप MTP वगैरह उठा लो, उसको सॉल्व कर लो और उसके बाद एग्जाम में चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। फॉर्मेट बेस्ड वाले एकदम इजी रहते हैं बस। और मैंने आपको बताया भी कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, जस्ट फॉर्मेट नहीं बताया कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, बीच का तो यार अपन कर सकते हैं आराम से। तो रिज्यूम फॉर्मेट के अंदर देख लेते हैं रिज्यूम का फॉर्मेट कैसे चलता है। तो आपका नेम रहता है सबसे पहले, सेंटर में चलेगा सब कुछ, तो नेम आएगा सेंटर में, एड्रेस आएगा, आपका फ़ोन नंबर आएगा और आपका ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपके ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आपका पॉइंट ऑब्जेक्टिव करेगा, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या लिखोगे आप, तो इन विच ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू गेट एसोसिएटेड। आपको ये बताना है कि आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएट होना चाहते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आपको बताना कि आपका ऑर्गेनाइजेशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हो, तो वो सब आपको बताना। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स ट्रेमेंडियस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड ऑटोनॉमी, कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ जो कि मेरे को अपॉर्चुनिटी दे ग्रोथ वगैरह के लिए। या आपका गोल आपको यहाँ पे बताना है एक्सेट्रा, और बेसिकली आपका जो है मोटिव, आपका जो क्या मोटिव है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका मोटिव आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ग्रोथ के लिए वहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ एंड फलाना टिमकाना, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, समझ जाओगे तुम। जैसे जैसे एक दो अगर तुम क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे या फिर कोई सोल्यूशन तुम देख लोगे ना एग्जांपल वगैरह, तो समझ जाएगा तुमको। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर क्या होता है, तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस टिल डेट है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपको इंटर्नशिप्स के बारे में फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप्स वगैरह की हुई है। फिर आपके स्किल्स के लिए आपको अलग से बताना पड़ेगा कि ये मेरे स्किल्स है। फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और आखिर में आपका जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो डिक्लेरेशन का पॉइंट रहेगा, जिसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आई सोलमली डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आपके बेस्ट ऑफ द नॉलेज और बिलीफ में सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ऐसा डिक्लेरेशन आपको जो है लास्ट में देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा और आपका नेम आ जाएगा, और इसके साथ आपका रिज्यूम और कवर लेटर दोनों की दोनों कवर हो जाता है। उसके बाद अगला जो फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक रहता है आपका राइटिंग स्किल के अंदर, वो मेल्स रहता है। मेल्स भी अगेन मेरे अटेम्प्ट में आया था, काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। इस अटेम्प्ट में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट मेल्स के अंदर सबसे पहले टू के बाद इसका ईमेल एड्रेस, फिर CCC/BCC आपका यहाँ पे आ जाता है, जिसके अंदर अगेन ईमेल एड्रेस आप जो है यहाँ पे डाल दोगे। 2-3 और अलग अलग बंदों के आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आता है आपका डियर, रिस्पेक्टेड वगैरह करके। उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर आपको स्टार्ट अगेन वही ग्रीटिंग्स वगैरह करके करनी है कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम XYZ, की आप XYZ हो, आप ग्रीटिंग्स दे रहे हो।
या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्म करने के लिए लेटर दिया जाता है, जैसे कि मेरे को एग्जाम में याद आ रहा था, मेरे को जो है आया था कि हमारा जो एक पर्टिकुलर इवेंट है और उस इवेंट का पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड के रिगार्डिंग मेरे को जो है इन्फॉर्म करना है सामने वाले एम्प्लॉयज़ को। तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू ऐसे वगैरह करके आप बता दोगे, प्लीज तो नहीं आएगा वहाँ पे, लेकिन वी आर राइटिंग दिस मेल टू इन्फॉर्म यू वगैरह ऐसा कुछ आप करके स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद एंड आपको कैसे करना है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर अर्लीस्ट रिस्पॉन्स, की भाई मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ तेरा अर्लीस्ट रिस्पॉन्स के लिए। अगर कुछ रिस्पॉन्स वाला है, अगर मेरे जैसा आपको आ रहा है कि इन्फॉर्म करना है सिर्फ आपको, तो वहाँ पे आपको ऐसा एंड नहीं करना है, इतना आपको बेसिक पता रहता है यार। उसके बाद आता है लास्ट में थैंक्स रिगार्ड्स योर फेथफुली बेस्ट रिगार्ड्स करके आपको जो है एंड करना है, आपका नाम लिख देना है और आपका मेल्स भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, एक अटेम्प्ट में मैंने देखा कि मेल 2 मार्क के लिए आ गया, 3 मार्क के लिए उसके साथ कोई और छोटी राइटिंग स्किल आ गई, तो ये छोटे छोटे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो थोड़ा फॉर्मेट बेस्ड पे ज़्यादा फोकस करना इजीली निकल जाएगा। उसके बाद आता है सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर दो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स कवर किए हुए। तो सबसे पहला सर्कुलर नंबर 1 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे फॉर्मेट बैठता है, तो सर्कुलर का यहाँ पे सबसे पहले नंबर आएगा, जो भी आपका सर्कुलर का नंबर रहेगा, फिर आपका डेट आएगी साइड में, इधर राइट साइड में, और आपका फिर उसके नीचे मेन सब्जेक्ट आ जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कैसे फॉर्मेटिंग हो रखी है। जस्ट मेन सब्जेक्ट के बाद आपको ये बताना है कि आप किसको लिख रहे हो, टू कौन है। तो जैसे कि आपके ये जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन का सर्कुलर है, तो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके स्टाफ मेंबर्स हो गए वो। फिर आप पे मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, तो मेन बॉडी के अंदर आपको जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट मेरा है कि भाई मेरा जो है एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा छुट्टी पे चले गए, तो वहाँ पे अभी जो वर्कलोड मैनेज करने के लिए मेरे को किसी दूसरे डिपार्टमेंट से वहाँ पे भी बंदे लगाने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं सर्कुलर निकाल रहा हूँ। तो सारी कुछ जो मेरा ये मतलब ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में मेरे को और जो है मेन बॉडी के अंदर डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म करके आप जो है चालू कर सकते हो। विशिंग यू, अगर आप किसको जो है कोई मतलब कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे वगैरह, तो विशिंग यू करके आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप दिस इज़ एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन ड्यू टू अर्जेंट वर्क, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, दिस इज़ एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन ड्यू टू अर्जेंट वर्क, इससे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। एज पर प्रैक्टिस और रूल्स करके भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट में आप फिर फ्रॉम बता दो कि भाई किसने दिया है और उसका पोस्ट क्या है वो बता दोगे, तो आपका एक सर्कुलर का फॉर्मेट यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरा सर्कुलर का फॉर्मेट कैसे बनता है, तो यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले फ्रॉम, प्लेस, डेट, टू फिर आप कंपनी का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम वगैरह जो भी आप वो लिख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद डियर रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट, मेन बॉडी, थैंक्स रिगार्ड्स, अगेन आपका नाम। तो ये आपका दूसरा फॉर्मेट भी सर्कुलर का ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद रिपोर्ट का फॉर्मेट अगेन बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल दे देना है रिपोर्ट का, उसके बाद डेट आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो मेन कंटेंट रहता है और रिपोर्ट का वहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द हमारे कवर हो जाते हैं। आखिरी एक मीटिंग्स का पार्ट यहाँ पे रहता है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ATR आ जाता है सबसे पहले, एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट कंपाइल्ड फ्यू डेज आफ्टर अ मीटिंग। एक मीटिंग के थोड़े टाइम बाद इसको जो है हम लोग कंपाइल करते हैं। और मीटिंग स्टेटिंग द वेरियस एक्शंस टेकन एज पर द डिस्कशन में, जो भी डिस्कशन आपने मीटिंग में किया था उसके अकॉर्डिंग क्या आपने एक्शंस लिया, उसके बारे में आप जो है चीज़ें ATR में लिखते हो। ATR मस्ट ऑलवेज बी सबमिटेड after a gap of about 5 to 7 days or more after the meetings। वैसे तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, बट स्टिल मैंने कवर किया हुआ है। दिस गिव्स अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द एक्शंस टू बी टेकन एंड द मैटर टू बी डिस्कस स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। आपको जो है एक सैम्पल यहाँ पे ATR का दिया हुआ है नीचे, कि सबसे पहले आपने डेट लिख ली, सपोज 12 दिसंबर, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 5 दिसंबर द हेड ऑफिस SV टेक्नोलॉजीज फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन टेकन, कि भाई ये मीटिंग हुई थी, इस कंपनी ने ये एक्शन जो है उसके बाद लिए हुए है। तो वहाँ पे तीनों उन्होंने एक्शंस के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आपका डायरेक्टर, जिस मतलब जो भी आपका जो भी मतलब आप जो भी बंदा आपका ATR बना रहा है उसका आपने जो है डेजिग्नेशन वगैरह दे दिया यहाँ पे, और आपका ATR एकदम सिंपल से जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद ATR के बाद आपका जो है मीटिंग्स का एजेंडा, मतलब एजेंडा कैसे आपको जो है बताना है मीटिंग का, जो पर्टिकुलर मीटिंग हो रही है उसका एजेंडा रहता है, तो उसका एजेंडा का आपका कैसा फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले आपने जो है ऑब्जेक्टिव बताना है, फिर आपका डेट आ गया, टाइम आ गया, आपका लोकेशन आ गया, उसके बाद आपका एजेंडा के आइटम्स आ गए, क्या क्या आइटम्स रहेंगे, और वो एजेंडा के जो जो आइटम्स रहेंगे उनको प्रेजेंट कौन करेगा, उनके आपने राइट साइड में नाम बता दिए। तो यहाँ पे आपका जो है एजेंडा वाला पार्ट खत्म हो जाता है। और कोई अभी अगर आपका अदर नोट या फिर इंफॉर्मेशन रहेगा वो आप नीचे दे दोगे, और उसके बाद आपका जो है
रिकॉर्डेड बाय आपका मतलब किसने बनाया हुआ है वो आप बता दोगे और उसका डेट बता दोगे। तो यहाँ पे एजेंडा का भी पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो मिनट्स का पार्ट रहता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लेते हैं कि आपका मिनट्स लिखने का प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आफ्टर द मीटिंग इज ओवर यू हैव टू राइट द मिनट। जैसे आपका मीटिंग खत्म हो जाता है आपको मिनट्स लिखने पड़ते हैं। गो थ्रू द रिकॉर्डिंग यू में डिसाइड टू ऐड सम डिटेल्स एंड डिलीट सम इन रिटर्न रिपोर्ट। आप कुछ ऐड करने के लिए देखोगे या फिर कुछ डिलीट करने के लिए देखोगे डिटेल्स। रीचेक करोगे आप जो जो आपके डिसीजंस वगैरह रिजोल्यूशंस वगैरह पास हुए थे वो करेक्टली हुए थे कि नहीं, उसको हमने करेक्टली नोट किया है कि नहीं। उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि सारे डिटेल्स वगैरह जो भी है वो आपने प्रॉपरली नोट किए हुए हैं। सारा जो भी अप्रोप्रिएट लेंथ वगैरह जो भी मीटिंग का था वो अपने अच्छे से उस अप्रोप्रिएट लेंथ के अंदर ही चीज़ों को रिकॉर्ड किया हुआ है। नोट शुड बी ब्रीफ एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ब्रीफ होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, अच्छा एक फ्लो रहना चाहिए। डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और कमेंट्स। कोई भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कमेंट्स वगैरह आपको जो है वहाँ पे डालना नहीं है। रेफरेंस मटेरियल इफ एनी कैन बी अटैच इन द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में आप रेफरेंस मटेरियल डाल सकते हो। मिनट्स का एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। जैसे कि मिनट्स के अंदर सबसे पहले डेट के साथ आप शुरुआत कर रहे हो, फिर आप बता रहे हो कि मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई, उसके बाद आपके कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे जो कि प्रेजेंट थे वो आपने बता दिए, और उसके बाद आपने जो है इंट्रो मतलब ये बताया कि भाई इस बंदे ने पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद इस बंदे ने ये काम किया। तो जो जो बेसिकली एजेंडा है और जो जो उनके प्रेजेंटर्स है जो आपने ऊपर फॉर्मेट देखा उसी फॉर्मेट में आप मीटिंग्स बता रहे हो कि भाई इसने ये काम किया, इसने ये दे दिया, इसने ये डिलीवर कर दिया। तो ये सारा आप बता रहे हो। आखिर में आप जो है ये लिखते हो कि भाई चेयरमैन ने जो है डिक्लेयर किया है एन ओपन हाउस फॉर पार्टिसिपेंट टू पुट अप देयर कंसर्न। अगर पार्टिसिपेंट्स को कुछ कंसर्न वगैरह लेकर आना है और कोई भी वोट वगैरह देना, वोट ऑफ थैंक्स वगैरह दे दिया उन्होंने, और उसके बाद जो है फाइनली आपने जो है कैसे कंक्लूड कर दिया, प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड। आपने जो प्रपोजल वगैरह था वो आपने पुट फॉरवर्ड किया। टेंडर्स टू बी रिलीज, ATR टू बी सबमिट। आपने बता दिया एंड में कि भाई ATR कब तक आपकी सबमिट होनी है। तो ATR आपकी 12 दिसंबर को सबमिट होनी है। ऊपर 5 दिसंबर का डेट दिया हुआ है, जनरली 5 to 7 डेज का गैप दिया हुआ है। तो इधर प्रॉपरली आप देखोगे तो 7 डेज के गैप के बाद ATR जो है सबमिट की गई है। तो ये वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनट्स लिखने के लिए। तो अगर आपने ऊपर वाली लाइन पे फोकस किया रहेगा जहाँ पे मैंने भी बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिनट्स में मेरे को अभी याद आया बात कि 5 to 7 डेज के अंदर जो ऊपर हमने लाइन देखी थी, ये देखो ये लाइन में दिखा देता हूँ। इधर देखो सेकंड वाला लाइन तुम देखोगे तो ATR मस्ट ऑलवेज भी, मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, नहीं हाईलाइट नहीं कर सकता, तो ATR मस्ट ऑलवेज भी सबमिटेड आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 5 to 7 डेज। 5 से 7 डेज के गैप के बाद ही आप ATR को सबमिट कर सकते हो। तो नीचे आप देखोगे तो एग्जैक्टली मिनट्स के अंदर जो गैप है वो 7 दिन का गैप है। 5 दिसंबर की डेट है और नीचे उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर तक जो है हम लोग ATR सबमिट कर देंगे। तो आप 5 दिन का भी गैप रख सकते थे, इन्होंने 7 का रखा, तो आप भी 7 का प्रीफर कर लेना। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि मिनट्स के अंदर 5 to 7 डेज का गैप ही आपको रखना है। तो अगर आप मिनट्स लिख रहे हो तो जो भी डेट आप ऊपर ले रहे हो, नीचे जब आप लिखोगे कि भाई ATR में इस डेट को सबमिट कर रहा हूँ, 7 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 7 दिन का गैप वहाँ पे हो सकता है। इसी के साथ हमारा BCR का पार्ट भी यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म होता है। आई होप आपको जो BCR के पार्ट में मजा आया रहेगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। अप्रॉक्सीमेटली कुछ 30 मिनट्स के अंदर हम लोग ने पूरा का पूरा BCR यहाँ पे कवर किया हुआ है। CA फाउंडेशन का ये BCR आखिरी अटेम्प्ट रहेगा, अपना बेस्ट देना, ठीक है। BCR 40 मार्क का है, अच्छा खासा तुम इससे पुल कर सकते हो। तो छोटा छोटा पार्ट रहता है कम्युनिकेशन का, फॉर्मेट्स आपको राइटिंग स्किल के देखने चाहिए, ग्रामर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे बराबर बैठ जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पे, तो बस इन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। BCR आपका आराम से कवर हो जाएगा। एंड बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे पसंद आया, नहीं आया, हेल्पफुल लगा, नहीं लगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है ज्वाइन करके ले लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पर नए आए हो उसको लाइक ज़रूर से करना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लॉ की सीरीज़ चालू करने वाले, तो ज़रूर उसके लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखना, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। BCR में अपना बेस्ट दो और पूरी जान लगा दो, ठीक है। मैं यहीं पे हूँ, कोई भी आपको दिक्कत रहेगी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।